नमो नमः। सभी को नमस्ते। आप सभी को पता है कि अभी वैश्विक महामारी जो कोरोना का संकट हमारे देश पे और समग्र विश्व में आ रहा है, उसके कारण बच्चों की पढ़ाई अवरुद्ध हो गई है। इसके चलते विद्यालय परिवार की ओर से और सभी विषय अध्यापकों की तरफ से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षण का कार्य करवाया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की गई है। मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे, पेरेंट्स, अभिभावकगण और सगे संबंधी, पड़ोसी सभी स्वस्थ होंगे और इस समस्या से लड़ने के लिए तैयार है। बात करें पढ़ाई की, तो संस्कृत विषय पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो सभी विद्यार्थियों को नोट्स की कॉपी बनानी है और उस कॉपी में रोज आपको क्लास में जो पढ़ाया जाएगा, जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई जाती है वैसे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर आपको होमवर्क मिलेगा। तो होमवर्क मिलेगा तो सभी स्टूडेंट को एक नोटबुक बनानी है और उसमें रोज जो पढ़ाया जाता है उसको नोट करना है और लास्ट में आपको होमवर्क भी मिलेगा, तो उसको भी आपको पढ़ना है और याद करना है। अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप विषय अध्यापक से मैसेज पे या कॉल करके उस समस्या को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाठ्यक्रम की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे कि 10th क्लास का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो क्या है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी जो रूपरेखा है उस रूपरेखा के अनुसार कार्य करते हैं तो वह कार्य आसानी से हो जाता है। तो पढ़ने से पहले हम पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करेंगे। तो वो सिलेबस क्या है, तो 10th क्लास का जो सिलेबस है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो है पठ्यांश, यानी किताब वाला पोर्शन, वो किताब वाला पोर्शन जो है, और दूसरा है अपठ्यांश, तीसरा है व्याकरण और चौथा है रचनात्मक कार्य। तो पेपर होता है 80 नंबर का होता है और 80 नंबर के पेपर को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। पठ्यांश भाग जो किताब का पोर्शन है, जिसकी किताब में 12 लेसन है, उसमें से क्या क्या आता है, तो वो पठ्यांश भाग है वो 27 नंबर का है। अपठ्यांश, जिसको अपठित गद्यांश बोलते हैं, वो 10 नंबर का आता है। व्याकरण का पोर्शन 25 नंबर का आता है और जो रचनात्मक कार्य है वह रचनात्मक कार्य 18 नंबर का आता है। इस प्रकार कुल मिलाकर ये 80 नंबर का हो जाता है। अब इनमें से पठ्यांश वाले जो भाग 27 नंबर का आता है किताब में से, वो क्या क्या आता है। एक पहला जो प्रश्न आता है इसमें गद्यांश की सप्रसंगी व्याख्या, सप्रसंगी हिंदी व्याख्या यह आता है। दूसरा आता है पद्य की सप्रसंगी हिंदी व्याख्या। तीसरा आता है गद्य की सप्रसंगी पद्य की सप्रसंगी संस्कृत व्याख्या। चौथा आता है इसमें नाट्यांश की सप्रसंगी संस्कृत व्याख्या। पांचवा आता है इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर।
इसके बाद पाठ्य पुस्तक से प्रश्न निर्माण, और इसमें लास्ट किताब वाला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक के से 2 श्लोक जो पाठ्य पुस्तक से लिखने होते हैं। ये तो किताब वाला क्वेश्चन हो गया जो 25 नंबर का 27 नंबर का होता है। इसके बाद में गद्यांश में से प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके व्याकरण से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, वो बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन इसका व्याकरणात्मक क्वेश्चन होता है, व्याकरण का क्वेश्चन होता है जो 25 नंबर का होता है। व्याकरण में कौन कौन से होते हैं? संधि, समास, कारक, प्रत्यय, अवयव, समय लेखन, वाच्य परिवर्तन और अशुद्धि संशोधन। ये व्याकरण के 8 टॉपिक है, 3 से 2 8 टॉपिक जो व्याकरण के हैं वो इनमें पढ़ेंगे। कुल मिलाकर कितने होते हैं? 25 नंबर के होते हैं। इसके बाद में व्याकरण के पोर्शन के बाद में जो आता है रचनात्मक कार्य वाला, रचनात्मक क्या आता है? पत्र लेखन या इसी में प्रार्थना पत्र ऑप्शन आता है, या तो पत्र करिए या फिर प्रार्थना पत्र कीजिए। दूसरा संवाद लेखन, जिसको इंग्लिश में डायलॉग बोलते हैं, संवाद लेखन। तीसरा अनुवाद कार्य, अनुवाद करवाया जाता है, जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट होते हैं उसको अनुवाद किया जाता है, हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनवाया जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें चित्र वर्णन। चित्र वर्णन, चित्र दे दिया जाता है पेपर में और उसके बाद में वहां पर वाक्य बनवाए जाते हैं, जैसे निबंध टाइप, जिसको निबंध बोल सकते हैं, निबंध टाइप में जैसे 6 वाक्य दे दे और चित्र दे दे, तो वहां पर 6 वाक्य 7 वाक्य जो भी बनवा जाते हैं वो बनाने होते हैं। इसी में ऑप्शन आता है गद्य वाला, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखवाया जाता है, उसमें मंजूषा में भरवाया जाता है, तो वो इसमें ऑप्शन आता है। एक आता है लास्ट में कथाक्रम संयोजन, कथाक्रम संयोजन जो पटी हुई होती है, हमारी पिछली क्लास में पढ़ी हुई कोई भी कथा होगी, उस कथा को जैसे 6 सेंटेंस दिए होते हैं, उसमें उन 6 को क्रम के हिसाब से पहले को क्या हुआ घटना, फिर उसके बाद में क्या घटना हुई, उसको उसमें ऐड करते हैं और उसको सही सिस्टमेटिक से लिखते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पर बता दिया है कि सिलेबस है क्लास का वो इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो हम भाषा पढ़ रहे हैं और कोई भी जो भाषा होती है उसे भाषा को पढ़ने के लिए उस भाषा का व्याकरण का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि भाषा को सरल और सुंदर बनाने के लिए उसका व्याकरण का ज्ञान होना उसका आवश्यक है। तो सबसे पहले हम व्याकरण को लेकर के स्टार्ट करेंगे कि व्याकरण
व्याकरण के टॉपिकों के बारे में हमने चर्चा करी। उसमें पहला जो टॉपिक है अपना व्याकरण का वो है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण, संधि, अब संधि के बारे में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें ज्ञान होना चाहिए कि संधि क्या है। इस संधि शब्द की जो उत्पत्ति है, इस संधि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से अगर की प्रत्यय करेंगे तो संधि शब्द निष्पन्न होता है। सम क्या है? इसमें उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? सम प्लस धा प्लस की, सम प्लस धा प्लस की में से क्या का लोप हो जाता है और ह्रस्व ई शेष बचता है। धा में से आ का लोप हो जाता है और ध शेष बचता है। इधर बच गया सम। मिलाएंगे इनको, जब आगे अनुस्वार प्रसवन संधि आती है तो अनुस्वार संधि में पढ़ेंगे हम कि मैं और न वर्ण के बाद में अगर कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो उस मैं और न का अनुस्वार हो जाता है। तो मैं के बाद में धा है तो इस न का अनुस्वार हो जाएगा और ध, और इस ध में से ई मिल जाएगा तो धी, ये वो पड़ेगा। बाद में अनुस्वार प्रसवर्ण होता है। अनुस्वार प्रसवर्ण में क्या होता है कि अनुस्वार के बाद में अगर वर्गों के 3 4 5 अय वर्ण हो तो उस अनुस्वार को अगले वाले वर्ण का जो भी वर्ण होता है उसका 5वां वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ध, ये कंडीशन है यहाँ पर अभी ये थी ऐसे। तो इसको क्या करेंगे? ध आ रहा है तो त वर्ग का है, त वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा अनुस्वार की जगह स, इसका हो जाएगा न 5वां वर्ण और धी, और मिला के लिख देंगे तो हो जाएगा संधि। इस प्रकार संधि शब्द की ये उत्पत्ति मान लेती है। दोबारा देखिए, सम उपसर्ग होता है, धा धातु की प्रत्यय होता है, सम हा की। सम लिख देंगे, हा में से आ का लोप हो जाता है, ध बच जाता है, की में से ई का लोप, क का लोप हो जाता है, ई बच जाता है। इस प्रकार ये संधि रूप बन जाता है। अनुस्वार हमने पहले अनुस्वार करा और उसके बाद में अनुस्वार प्रसवर्ण करके ये संधि रूप बना दिया। ये तो हो गई इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति के बाद में जो संधि शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि संधि कि उस राजा के बीच में और उस राजा के बीच में जैसे संधि होगी। संधि का मतलब होता है मेल या मिलान, मेल या मिलान। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलान। शाब्दिक अर्थ के बाद में इसकी आती है परिभाषा। परिभाषा, संस्कृत की परिभाषा इसकी होती है वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधानम संधि। वर्ण संधान, संधान का क्या होता है? मेल या मिलान। किनका मिलान होता है इसमें? वर्णों का मिलान, अर्थात वर्णों को मिलाना ही क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। वहां पर वर्ण एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। परिभाषा में हम सामान्य रूप से परिभाषा बनती है इसकी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये सामान्य परिभाषा हो गई। अगर विशेष परिभाषा की बात करें तो
वर्ण विकारः संधि। लोपागम वर्ण विकारः संधि। टिप्पणी कर लेंगे इसको समझने के लिए कि लोप, आगम और विकार वर्णों के विकार, यानी जहां पर किसी भी वर्ण का जब संधि करते हैं तो संधि करते समय किसी वर्ण का लोप हो जाए तो वहां पर भी संधि की परिभाषा में आ जाता है। जहां पर किसी वर्ण का लोप हो रहा था वो संधि कहलाती है। किसी वर्ण का क्या होता है आगम, जैसे लोप में पढ़ते हैं विसर्ग संधि पढ़ेंगे आगे, लोप विसर्ग संधि। वहां पर क्या होता है कि बाला प्लस हसंती, यहाँ पर विसर्ग का क्या हो जाता है लोप हो जाता है और क्या बढ़ता है बाला हसंती। तो यहाँ पर विसर्ग का लोप हुआ तो जहाँ पर लोप होता है, लोप का मतलब वो वर्ण वहां से हट जाता है तो वो लोप विसर्ग संधि के उदाहरण में आ जाता है। तो किसी वर्ण का लोप होता है तो वह संधि कहलाती है। आगम, आगम का क्या होता है, आगम का होता है किसी तीसरे वर्ण का आना। जैसे मान लीजिए शिव प्लस छाया उदाहरण, शिव प्लस छाया उदाहरण युक्त का आगम संधि होती है, उसका व्यंजन संधि में उसका उदाहरण। यहाँ पर क्या होता है च वर्ण का क्या होता है आगम होता है, च वर्ण का क्या होता है आगम होता है और च वर्ण के आगम के कारण यहाँ पर शिव हो जाता है और इधर छाया च को संधि होकर के त हो जाता है और बाद में पड़ जाता है शिवस छाया, शिवस छाया। तो इस प्रकार इसको आगम के कारण जहां पर आगम होता है तो वहां पर भी संधि हो जाती है। तीसरा है इसमें विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी किसी वर्ण के कारण वहां पर परिवर्तन हो जाए, कोई शब्द बन रहा है तो उस शब्द के कारण वहां पर विकार के कारण अलग शब्द बन जाए तो उसको क्या वहां पर भी क्या होगा संधि कहलाएगी। तो ये एक संधि की क्या थी सामान्य विशेष परिभाषा में थी और इसकी एक व्यक्ति की जो परिभाषा है विशेष वो है कि दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, होता है उसे संधि कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कि ये थी संधि का सामान्य परिचय पढ़ा हमने, उत्पत्ति पढ़ा, उत्पत्ति के शब्द को शाब्दिक अर्थ क्या होता है और परिभाषाएं क्या होती है। आज हमने इनके बारे में चर्चा की। आगे जो अगली क्लास होगी उसमें संधि के भेद, प्रकार, कितने प्रकार की संधि होती है और उनके भी कितने कितने भेद होते हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।